जो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा टाइप्स ऑफ अकाउंट, दैट वाज पार्ट 1। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 मतलब उसका एक कंटिन्यूएशन, जो क्वेश्चंस हमने लास्ट इसमें किया था, थोड़ा और सेट्स है, पूरा प्रैक्टिस करेंगे। तो बिफोर वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, लेट अस फर्स्ट रिवाइज। तो सर, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में हमने लास्ट क्लास में सीखा था, देयर वर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। मैं बोलूंगा, आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनना। फर्स्ट वाज सर पर्सनल अकाउंट, उसके बाद we came across something called as real account, and then there was something called as nominal account. ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट वाज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, बट ये 3 टाइप्स आपको एग्जाम में मेंशन नहीं करना होता है। वन वाज नेचुरल पर्सन, अनदर वन वाज आर्टिफिशियल पर्सन, एंड लास्ट वन वाज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सन मतलब इंसान, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हमने लास्ट क्लास में बात किया था, रोशन शेट्टी, महेंद्र सिंह धोनी, फिर दीपिका पादुकोण एक्सेट्रा। उसके बाद आर्टिफिशियल पर्सन में दीज आर क्रिएटेड बाय लॉ, लाइक फॉर एग्जांपल एनी कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा मोटर, एनी कंपनी। ठीक है, टाटा मोटर, कोई कॉलेज हो गया तुम्हारा, SIS कॉलेज एक्सेट्रा। रिप्रेजेंटेटिव, ये वो पार्ट था जिसमें मैंने बोला था आप लोग को कि इसका है ना चीजों को ध्यान रखने का। तो क्या क्या रिप्रेजेंटेटिव में था, वो नाम वापिस एक बार लिख देता हूं मैं। कैपिटल, ड्रॉइंग्स, फिर उसके बाद देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज आउटस्टैंडिंग, फिर था प्रीपेड, फिर उसके बाद हमने सीखा था रिसीवेबल एंड पेएबल, फिर हमने जाते जाते उसमें देखा था देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एडवांस। अगर ये कुछ भी शब्द आएगा तो हमको मालूम पड़ गया इट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, मतलब हम लोग पर्सनल अकाउंट में नाम लिख देंगे इसका। ठीक है, क्लियर है सबको? इधर तक हमने लास्ट क्लास में किया था। फिर हमने देखा था रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब रियल अकाउंट आर दोज असेट्स विच हैव सेलेबल वैल्यू। ठीक है, विच हैव रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब विच कैन बी सोल्ड। और इसमें मैंने बड़ा क्वेश्चन आपको पूछा था कि डेटर, इज डेटर अ रियल अकाउंट? नो, डेटर इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो डेटर, क्रेडिटर, these are all my representative personal account because they represent a person or a group of person. तो ये assets में क्या क्या आएगा सर? assets में we will come across tangible asset and intangible asset। ठीक है, लास्ट क्लास वीडियो ऑलरेडी है अपने पास। फिर उसके बाद हमने देखा नॉमिनल। नॉमिनल में क्या आता है? नॉमिनल में आता है सर ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, एंड उसके बाद आता है सर ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, दिस वाज सिंपल, नथिंग डिफिकल्ट एट ऑल। तो ये वो पार्ट था जिसमें यू नीड टू टेक ग्रेट केयर। इसमें अगर आपने ध्यान दे दिया तो मैक्सिमम कॉलेज वाले ने इस पे तुमको टेस्ट करेंगे, एंड ये तुमने करेक्ट कर दिया ना तो तुमको कोई डिफिकल्टी का चांस नहीं। तो आफ्टर रिवाइजिंग वॉट एवर वॉज डन इन अवर लास्ट क्लास, लेट अस टेक अप अ न्यू सेट ऑफ क्वेश्चन। तो लाइक प्रीवियस लेक्चर, मैं सेट ऑफ क्वेश्चन आपके सामने डाल रहा हूँ, प्लीज राइट इट डाउन। ठीक है, लिख लो अपने नोटबुक में एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग। फॉर दिस आई एम गिविंग यू ऑल 15 मिनट्स का टाइम। आराम से लिखो, स्टार्ट सॉल्विंग, देन वी विल डिस्कस वन बाय वन। हर एक चीज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब ये मेरा सिक्का के होने के बाद आई विल मेक श्योर कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट को एकदम क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, टेक योर टाइम, आराम से सॉल्व करो, कोई गाई नहीं। ठीक है, चलो, योर 15 मिनट्स टाइम स्टार्ट्स नाउ। Let's start with the first point, that is Ram's capital. बोलो my dear students, क्या लगता है आंसर? Ram's capital, personal account. Very good, brilliant. Personal capital, personal account. फिर उसके बाद आता है Ram's drawing। बताओ, Ram's drawing, personal only drawing, पर्सनल। वेरी गुड। अगर बात करते हैं हम लोग ऑक्ट्रॉय चार्जेस, ऑक्ट्रॉय अकाउंट, ऑक्ट्रॉय अकाउंट, ऑक्ट्रॉय चार्जेस वन एंड द। एक मिनट, सबसे पहले टाइम प्लीज। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्ट्रॉय? एनीवन हैज एनी आइडिया व्हाट इज ऑक्ट्रॉय? ऑक्ट्रॉय मतलब सिंपल टोल चार्जेस। टोल पे जब तुम पैसा भरता ना, दैट इज तुम्हारा टोल का चार्जेस। टोल चार्जेस इज नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो ऑक्ट्रॉय चार्जेस, टोल चार्जेस, इट विल बी कंसिडर्ड एज नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट है पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। ये तो किया था हमने, पेटेंट, रियल अकाउंट, ब्रिलियंट। इट इज एन इंटेंजिबल एसेट सर, रियल अकाउंट। गुडविल, Real अकाउंट। कॉपीराइट, रियल अकाउंट। ये लास्ट टाइम भी आया था, देखो, ऑफिस प्रीमाइसेस लास्ट टाइम था, लास्ट लेक्चर में था प्रीमाइसेस, इट इज रियल अकाउंट।
प्रीमाइसिस इज रियल अकाउंट। प्रीमाइसिस मतलब मेरा प्रॉपर्टी, मेरा जगह, ठीक है। अभी देखो ये इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूंगा तुम सिर्फ सुनना। मोटर कार, सर मोटर कार इज माय असेट, तो इट इज रियल अकाउंट। मोटर कार एक्सपेंस, इट इज माय एक्सपेंसर, इधर लिखा है इट इज एक्सपेंस, तो इट इज माय नॉमिनल अकाउंट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, मोटर कार एक्सपेंस पेबल। तो इन द लास्ट क्लास टुडेज लेक्चर मैंने तुमको बोला था कि पेएबल, रिसीवेबल ऐसा वर्ड आएगा तो द आंसर इज पर्सनल अकाउंट। ओके एवरीबॉडी, चलो ब्रिलियंट। अभी बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, ठीक है, कोई बीच में चिल्लाएगा नहीं। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोविडेंट फंड। अभी बहुत लोग के दिमाग में आएगा सर व्हाट इज प्रोविडेंट फंड, हमको तो प्रोविडेंट फंड मालूम ही नहीं, हमने बचपन से ऐसा वर्ड सुनते आ रहे हैं पीएफ पीएफ पीएफ, बट प्रोविडेंट फंड होता क्या है ना सर, ये हमको पता नहीं। तो मैं हूं ना, तुम टेंशन क्यों लेते हो, लेट मी एक्सप्लेन। सपोज अगर मैं बात कर रहा हूं अगर मैं बात करता हूं, सपोज मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, मेरा बिजनेस है एंड अपने पास कौन कौन स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट है। तो मेरा बिजनेस है और मेरे बिजनेस में, ठीक है, किसको पकड़ू, मेरे बिजनेस में अथर्व एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन मतलब मेरे बिजनेस में जो भी आता है ना वो सबसे पहले जाके ना अथर्व को मिलता है। ये मेरा बिजनेस है एंड मेरा बिजनेस में जो भी आता है ना वो सबसे पहले जाके किसको मिलता है, अथर्व को मिलता है। तो अथर्व को मिलता है, तो अथर्व का सर ऐसा क्या पोजीशन है आपके बिजनेस में कि सब आके अथर्व को मिल रहा है, इतना इंपॉर्टेंट अथर्व को ना। अथर्व मेरा बार वॉचमैन है बिजनेस का, पहले उससे मिलेगा ना लोग आएगा। तो ये अथर्व बुरा नहीं लग रहा ना, बुरा मत माना, ठीक है, ऐसे जस्ट फॉर फन। तो अथर्व वॉचमैन, तो एक दिन ना मेरे को बहुत बुरा लग रहा था अथर्व के बारे में, तो मैंने अथर्व को बोला अथर्व इधर आ। तो अथर्व मेरे कैबिन में बोला सलाम साहब, मैं बोला अरे सलाम वलाम छोड़ तू इधर आ। मैं बोला देख अथर्व, मैंने तेरे बारे में ना कुछ तो प्लान किया है, ये है अथर्व। मैंने अथर्व को बोला अथर्व मैंने तेरे लिए ना कुछ प्लान किया है, देख अभी मैं तेरे को है ना अथर्व ₹20,000 सैलरी दे रहा हूँ। तो अगले महीने से मैं क्या करूंगा, मैं तुझे ना 18,000 रुपया देता हूँ एंड 2,000 रुपया ना मैं तेरे नाम पे सेव करते जाता हूँ, ठीक है। आई रिपीट, मैंने अथर्व को बोला अथर्व मैं तेरे को नेक्स्ट मंथ से ना 18,000 सैलरी दूंगा एंड 2,000 मैं तेरे लिए सेव करते जाऊंगा अप टू योर रिटायरमेंट। मतलब ये अथर्व रिटायर होने तक, मतलब अगर आज अब अथर्व का 20 इयर्स एज है, तो अगर वो 60 साल में रिटायर होता है, तो मैं अथर्व को बोल रहा हूँ कि जो बीच का 40 साल अभी बाकी रहेगा ना, उसमें हर महीना मैं तेरे अकाउंट मैं तेरे सैलरी से 2,000 रुपया निकाल के बाजू में तेरे लिए सेव करते जाऊंगा, ताकि तेरा 60 साल का जब तेरा रिटायरमेंट का दिन आए तो जो भी अमाउंट सेव होगा वो मैं तुझे दे दूंगा। मतलब अगर आप इसको गौर से समझोगे तो सर ये जो 2,000 रुपीज आज आप अथर्व का सैलरी से डिडक्ट कर रहे हो ना, ये दिस अमाउंट इज पेएबल टू अथर्व ऑन हिज रिटायरमेंट। तो अभी अथर्व मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, बोल क्या तुझे ये मंजूर है, हाँ या ना? तेरा आंसर आना चाहिए माइक ऑन करके। अथर्व क्या तुझे ये मंजूर है? यस सर, यस। अथर्व ने दिमाग लगाया ही नहीं। अथर्व बोले सर आप क्यों सेव करेगा मेरे लिए, मैं करता हूँ ना सेव, आपके पास मैं 2,000 क्यों रखूं, इससे अच्छा आप मेरे को पूरा 20,000 दो, 2,000 मैं ही रखता हूँ ना, आप मत रखो मेरे लिए पैसा। बराबर की नहीं? कितने लोग ऐसा सोचेगा? बराबर ना सर, आप मत सेव करो, आपका क्या भरोसा, मैं सेव करता हूँ। कितना लोग ऐसा सोचेगा? थम्स अप, थम्स अप। हाँ बराबर है सर, आप क्यों सेव करोगे, हम लोग सेव करते हैं ना, हम लोग बचाएंगे 2,000 अपने लिए, आपको सेव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो इतना लोग ऐसा सोचेगा। तो मैं अथर्व को लेगा, देख अथर्व कर दी ना छोटी बात, मैं अथर्व को लेगा अथर्व सुन, अभी सिर्फ 2,000 जो मैं तेरे अकाउंट से काट रहा है उतना ही नहीं, प्लस इसके साथ में और 2,000 रुपया अपने जेब से डालूंगा, मतलब मैं खुद कंट्रीब्यूशन करूंगा तेरे लिए। मतलब ये अथर्व को टोटल टोटल अथर्व के नाम पे मैं कितना अमाउंट जमा करूंगा, टोटल हर महीना मैं अथर्व के नाम पे ₹4,000 जमा करूंगा। अब जब मैं अथर्व को पूछूंगा ना, ये अथर्व तेरे नाम पे 4,000 जमा करूं चलेगा क्या, तो खुशी खुशी बोलेगा चलेगा ना सर, तो क्या आप मेरे लिए 2,000 थोड़ी काट रहे हैं, मेरे को 2,000 ऊपर से मिल रहा है। मतलब इन अ वे अथर्व का जो सैलरी है वो 20,000 नहीं हुआ, वो 22,000 पर मंथ हुआ। क्या सबको समझ में आया मैंने जो बोला? ओके चलो, यस सर। जो एग्जाम्पल हमने किया था ना, तो उसमें से हम लोग जरा ये 4 शब्द पहले सीख लेते हैं। फर्स्ट है प्रोविडेंट फंड, दूसरा है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, तीसरा है प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन एंड चौथा है इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड।
ठीक है, अभी जरा ध्यान से करते हैं। तो जो एग्जाम्पल अभी हमने सुना, ठीक है, जहां पर अपना अथर्व था, तो उसमें कुछ कुछ चीजें थी कि मैं अथर्व का सैलरी में से 2000 कट कर रहा था, अपने जेब से 2000 डाल रहा था, एंड वो टोटल 4000 मैं उसके नाम पे जमा कर रहा था, ताकि मैं उसको वो 4000 फ्यूचर में दे सकूं। तो यहाँ पर जो है 4 पॉइंट्स है, तो इसमें सर प्रोविडेंट फंड क्या रहेगा? प्रोविडेंट फंड मतलब वो 4000 रुपीज जो मैं अथर्व के लिए जमा कर रहा था, ताकि मैं उसको फ्यूचर में दे सकूं। मतलब ये जो अमाउंट है 4000, दिस इज पेएबल टू अथर्व ऑन हिज रिटायरमेंट। मतलब इट इज पेएबल टू अथर्व इन फ्यूचर। Anything that is payable in future is which type of an account? Anything that is payable in future is personal account, sir. Personal. तो ये जो अमाउंट है, आपको कुछ नहीं बोलना है, सब एकदम शांत रहेंगे, सिर्फ सुनो। तो एनीथिंग दैट इज पेएबल इन फ्यूचर इज पर्सनल अकाउंट। तो सिंस दिस अमाउंट इज पेएबल इन फ्यूचर, दिस अमाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड विल बी कंसिडर्ड एज पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट आएगा प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। मतलब जो अथर्व से मैंने 4000 रुपया लिया, अभी वो 4000 रुपया मैं घर पे थोड़ी रखेगा। अभी हर महीना अथर्व का सैलरी में से 4,000 आ रहा है, मतलब साल का 48,000 हो गया। मतलब वो ऐसा साल का 48, 10 साल का 4,80, ऐसा बढ़ते बढ़ते जाएगा। तो वो मैं घर पे जाके थोड़ी रखेगा। कहाँ रखूंगा मैं? आपको क्या लगता है घर पे क्या खड्डा खोद के अंदर छुपा के रखेगा? नहीं, इसको मैं किधर तो इन्वेस्ट कर दूंगा, बैंक में डाल दूंगा, पोस्ट ऑफिस का इन्वेस्टमेंट में डाल दूंगा, किधर तो इन्वेस्ट कर दूंगा। सिंस इट इज इन्वेस्टमेंट फॉर मी, तो ऑल इन्वेस्टमेंट्स फॉर मी आर माई असेट्स। आप बोलोगे इन्वेस्ट कर दूंगा मतलब क्या सर? मतलब वो 4000 रुपया जो मैं अथर्व से जमा कर रहा हूँ ना, उसको मैं जाके फिक्स डिपॉजिट में रख दूंगा या बैंक में जमा कर दूंगा। और जिस दिन अथर्व का रिटायरमेंट का दिन आएगा, उस दिन मैं वो असेट निकालूंगा, मतलब बैंक से पैसा विड्रॉ करूंगा एंड पूरा का पूरा अथर्व को दूंगा। अभी सर जब हम बैंक में पैसा रखते हैं, तो बैंक हमको कुछ तो देता है, इसीलिए तो हम बैंक में पैसा रखते हैं। बैंक हमको देता है इंटरेस्ट। सपोज मैं 4-4 हजार रुपया अथर्व का जमा करते गया, एंड वो 4000 में ना मेरे को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिला है। अभी बहुत सालों से, मतलब अथर्व 20 साल का था, 60 साल में रिटायर हो गया, 40 साल वो मेरे पास काम किया। तो सर वो 40 साल का ना, सपोज पकड़ के चलो 3-4 लाख रुपया तो सर इंटरेस्ट में जमा हो गया। तो वो जो 3-4 लाख रुपया रहेगा, वो आप क्या करोगे सर? आप रखोगे कि अथर्व को दे दोगे? तो मैं क्या करूंगा, मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक है, तो मैं ये जो इंटरेस्ट है, ये भी पूरा का पूरा अथर्व को बोलूंगा, अथर्व तू लेके जा, सब तेरा ही पैसा है। तो ये भी इंटरेस्ट भी जो है, दिस इज ऑल्सो पेएबल टू अथर्व ऑन हिज रिटायरमेंट। तो सर सिंस इट इज पेएबल टू अथर्व ऑन हिज रिटायरमेंट, अगेन दिस विल बी माय पर्सनल अकाउंट। ये है बहुत बड़ा मिस्टेक एरिया, जहां पर स्टूडेंट इंटरेस्ट देखता ना, तो इसको लिख के आ जाता है नॉमिनल अकाउंट। ले लो, तुमको जितना स्टार डालना है डालो। मैं तुमको बताता हूँ, अगर तुम ऐसे एकदम सॉलिड वाला कॉलेज में है ना, तो वो लोग तुमको डेफिनेटली टेस्ट करेगा इसमें। इधर डालेंगे वो लोग इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, और 99.99% जितना परसेंट कीटाणु डेटॉल मारता है, उतना परसेंट स्टूडेंट लिख के आएगा कि इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इज नॉमिनल अकाउंट। बाहर आके फिर पछतावा होगा कि यार मैंने तो गलत कर दिया। तो ये इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इज नॉट नॉमिनल अकाउंट, इट इज माय पर्सनल अकाउंट, बिकॉज दिस अमाउंट इज पेएबल टू दैट पर्सन ऑन हिज रिटायरमेंट। आई होप मैंने जितना एनर्जी इसके अंदर डाला है, मेरे सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया रहेगा। समझा तो thumbs up, समझ में आया तो thumbs up, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब इसको आप याद रखो, बायट करो, जो करना है करो, लेकिन एग्जाम में गलत नहीं करने का। नेक्स्ट है प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन। अभी आप बोलोगे सर ये क्या है? प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब वो 2000 रुपया जो मैं अपने जेब से डाल रहा हूँ। अभी अगर मैं अपने जेब से डाल रहा हूँ, मतलब वो मेरे बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया। तो इफ इट इज एक्सपेंस फॉर माई बिजनेस, इट विल बी कंसिडर्ड एज नॉमिनल अकाउंट। Why nominal account? Because sir, it is expense for my business. तो ये एक्सपेंस है मेरे बिजनेस का, तो इट इज नॉमिनल अकाउंट। तो सर इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा? असेट है ना, तो इन्वेस्टमेंट क्या बन जाएगा? तो इन्वेस्टमेंट रहेगा मेरा रियल अकाउंट, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ये सब करेक्ट करते हैं स्टूडेंट लोग, मार खाते हैं इधर, और एग्जामिनर इसको ही टेस्ट करता है। उनको बराबर मालूम रहता है स्टूडेंट इधर गलत करेगा, तो हम यही पकड़ के डालेंगे। तो चार चीज प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड। तुम्हारे नोटबुक में अगर जगह रहेगा ना नीचे, तो ये चारों चीज है ना एक साथ लिख दो,
इसका मीनिंग क्या है ना वो भी लिख दो। भले तुम्हारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा, लेकिन एग्जाम का जस्ट 1 डे बिफोर, ठीक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप सारा रिकॉर्डेड लेक्चर एक साथ देखो, वो नहीं पॉसिबल होगा। तो तुम्हारे पास वो नोट्स होना चाहिए, तो मेक श्योर यू राइट दिस डाउन, ठीक है, इसको लिख के रखो सो दैट आपको फ्यूचर में दिक्कत ना है, ठीक है। लिख लो, पॉज कर देना है वीडियो एंड राइट इट डाउन। तो आई होप ये सबने लिख लिया है। अभी बढ़ते हैं हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की ओर। तो प्रोविडेंट फंड, ठीक है, तो व्हाट इज प्रोविडेंट फंड? तो सर प्रोविडेंट फंड इज माय पर्सनल अकाउंट बिकॉज दिस अमाउंट इज पेएबल टू दैट पर्सन इन फ्यूचर। हमने तो इसके साथ और 3 चीज भी सीख लिया, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ प्रोविडेंट फंड का बात कर रहे हैं। नेक्स्ट 14th पॉइंट, देखो ये कुछ नया है, कुछ एक नया सा शब्द है, डेप्रिसिएशन। तुम बोले सर व्हाट इज डेप्रिसिएशन, सीखेंगे ना हम लोग। चलो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज डेप्रिसिएशन। माय डियर स्टूडेंट, मेरे को बताओ, सपोज आज है ना, मैंने एक मस्त गाड़ी खरीदा, मैंने खरीदा अर्टिगा, मैंने आज अर्टिगा खरीदा फॉर 11 लाख रुपीस। अर्टिगा 11 लाख में आता है, तो मैंने सीएनजी मॉडल अर्टिगा खरीदा फॉर 11 lakhs। कभी खरीदा मैं? इन द ईयर 2021। आज इज व्हाट, September 1st। एंड ये अर्टिगा है ना, मैंने यूज किया एंड मेरे को अभी September 1st 2022 को ये अर्टिगा को सेल करना है। तो मुझे कितना रुपया मिलेगा? विल आई गेट 11 lakhs, विल आई गेट मोर देन 11 lakhs और विल आई गेट लेस देन 11 lakhs? प्लीज आंसर, क्या लगता है तुमको? विल आई गेट 11 lakhs? सब लोग चिल्ला, लेस देन 11 lakhs सर। आई विल डेफिनेटली गेट लेस देन 11 lakh। तो लेस देन 11 lakh। नाउ लेट अस कंसिडर इट इन द फॉर्म ऑफ अ नंबर। सपोज मुझे वो लोग बोल रहे हैं कि 9 लाख में हम खरीदेंगे, ठीक है। ये जो 2 लाख का कम हुआ ना मेरा, मतलब देखो ना, यहाँ पर मेरा भाव कम हो गया ना 2 लाख से। अब ये 2 लाख से जो मेरा असेट का वैल्यू रिड्यूस हुआ, ये क्यों हुआ? क्योंकि सर आपने 1 साल अर्टिगा यूज किया, आपने अर्टिगा 1 साल यूज किया तो उसका वैल्यू कम होएगा ना। तो ये जो असेट का मेरा वैल्यू कम होता है, दिस इज नोन एज डेप्रिसिएशन एंड दिस डेप्रिसिएशन इज लॉस फॉर मी, ठीक है, क्योंकि मेरा असेट का वैल्यू कम हो गया। तो अगर मेरा असेट का वैल्यू कम हो रहा है एंड डेप्रिसिएशन अगर मेरा लॉस है, तो ये जो डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पर किया, इफ इट इज लॉस, ऑल प्रॉफिट लॉस आर माय नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। चलो मैं तुमको थोड़ा एक्स्ट्रा सिखाता हूँ। सर ये डेप्रिसिएशन 2 लाख तो कम हो गया, लेकिन सर हमने ऐसा भी कुछ चीजें देखे जो एंटीक चीजें होते हैं। एंटीक, अभी सपोज मेरे पास है ना कुछ एकदम ऐसा भयंकर चीज है जो मैंने खरीदा था सपोज 50,000 में, लेकिन आज इसको मैंने खरीदा था सपोज 1947 में। एग्जाम्पल है, मतलब एक कोई गाड़ी खरीदा एकदम ऐसा पूरा तनकाल वाला गाड़ी, ठीक है, लेकिन आज उसका वैल्यू है 5 लाख रुपया। मतलब यहाँ पर मेरा असेट का वैल्यू हैज इंक्रीज्ड। तो सर इफ मेरा असेट का वैल्यू इज इंक्रीजिंग, कम हुआ तो सर डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो अगर बढ़ेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? बढ़ेगा तो हम उसको बोलेंगे एप्रिसिएशन। तो एप्रिसिएशन इज प्रॉफिट फॉर मी। तो इफ इट इज प्रॉफिट फॉर मी, अगेन इट विल बी माय नॉमिनल अकाउंट। बट बस मैं तुमको ये समझाना चाह रहा था कि हर असेट का वैल्यू कम नहीं होता है, कुछ कुछ असेट का वैल्यू बढ़ता भी है। लाइक गाड़ी हो गया, या फिर मैंने कोई जमीन खरीद के रखा है, ठीक है, मैंने जमीन खरीदा था 20 लाख में, आज उसका वैल्यू हो गया 1 करोड़, तो सर वैल्यू बढ़ गया। तो वैल्यू बढ़ेगा, किसका वैल्यू बढ़ेगा? फिक्स्ड असेट। अगर फिक्स्ड असेट का वैल्यू बढ़ेगा तो उसको हम बोलते हैं एप्रिसिएशन, एंड अगर फिक्स्ड असेट का वैल्यू गिरेगा तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर जो हमने पॉइंट सीखा था दैट इज डेप्रिसिएशन। तो अगर आपको मीनिंग लिखना है ना, तो आप मीनिंग लिख सकते हो, व्हाट इज डेप्रिसिएशन, ऐसा मांगते तो एरो डाल के लिखो, डेप्रिसिएशन इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट। डेप्रिसिएशन इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट। तो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट पॉइंट है रॉयल्टी। देखो अभी रॉयल्टी है क्या? रॉयल्टी मतलब सर अच्छा एकदम रॉयल चाय, चाय नहीं है रे, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ है क्या। अभी सपोज मैं है ना कोई बुक लिखता हूँ। क्या आप लोग ने वो पिक्चर देखा है, क्या ना, बागबान? एनीवन? पुराना पिक्चर है, तुम लोग नहीं देखा रहेगा, बट स्टिल मैं पूछ रहा हूँ, बाय एनी चांस किसी ने बागबान पिक्चर देखा है? अमिताभ बच्चन वाला? यस देखा है, ओके, 1-2-3 लोग देखा है, फाइन फाइन गुड, ठीक है। अभी बागबान पिक्चर में हुआ क्या था? अमिताभ बच्चन राइटर जो किताब लिखते थे, ठीक है। चलो अमिताभ बच्चन को रखो साइड में, अभी तुम लोग बोलते रहे हम लोग बागबान देखा नहीं ना सर।
तो चलो रोशन शेट्टी इज अ राइटर, मैं ना किताब लिखता हूँ, मैं अपना मस्त थॉट्स लिखता हूँ, स्टोरी लिखता हूँ। अभी ये किताब, ठीक है, एंड ये दानिश जो है अपना स्टूडेंट, इसका ना प्रिंटिंग हाउस है। प्रिंटिंग हाउस मतलब दानिश क्या करता है, बुक को प्रिंट करता है। तो दानिश मेरे को बोला, सर आपका बुक है ना बहुत अच्छा है, आप मेरे को दे दो, मैं प्रिंट करके इसको बेचता हूँ। तो इसमें मेरा क्या फायदा हुआ, कुछ भी नहीं ना। तो मैं दानिश को क्या बोलेगा, मैं बोला देख दानिश ठीक है, मैं तेरे को मेरा जो भी लिखा हुआ, जो भी मेरा थॉट है वो मैं तेरे को दे दूंगा, तो उसको प्रिंट कर और बेच। लेकिन तू जितना भी बेचेगा ना, जो भी तू बुक बेचेगा, वो बुक में से जो भी उसका प्राइस रहेगा, उसका 50 रुपीज मेरा रहेगा, या इतना उसका 20% मेरा रहेगा। तो दानिश एग्री किया। दानिश बोला ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, अगर मैं बुक 100 रुपीज में बेचता हूँ तो 20 रुपीज आपका पर बुक के पीछे। मैं बोला हाँ चलेगा। तो ये जो दानिश मुझे दे रहा है, ठीक है, दिस इज नोन एज रॉयल्टी, बिकॉज जब तक दानिश मुझे उसका पेमेंट नहीं करेगा तब तक मैं दानिश को बुक बनाने का परमिशन दूंगा ही नहीं। मेरा बुक है ना, अरे मेरा थॉट है, ऐसा चोरी नहीं कर सकता तुम। फॉर एग्जाम्पल चेतन भगत, अभी चेतन भगत बुक लिखता है, अलग अलग बुक है, ठीक है, या फिर रॉबिन शर्मा, ये सब बुक लिखने वाले ऑथर लोग का नाम है। तो रॉबिन शर्मा का बुक है, अभी रॉबिन शर्मा ने कुछ लिखा है बुक, और मैं उसको बोला रॉबिन शर्मा आप मेरे को दे दो, मैं इसका प्रिंट बना के बेचता हूँ। तो रॉबिन शर्मा बोलेगा ठीक है, कितना कॉपी बनाएगा तू, मैं बोलेगा 1000 कॉपी। तो रॉबिन शर्मा बोलेगा 1000 कॉपी का पर कॉपी के पीछे 1000 रुपीज मेरा। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000, उतना अमाउंट मेरे को रॉबिन शर्मा को देना पड़ेगा। जब तक मैं ना दूं तब तक रॉबिन शर्मा मेरे को वो परमिशन ही नहीं देगा कि मैं उसका बुक को प्रिंट करूं। तो ये अमाउंट मेरे को पहले देना पड़ता है। तो अगर मैं दे रहा हूं तो मेरे लिए खर्चा है, अगर मुझे वो मिल रहा है तो मेरे लिए वो इनकम है। तो खर्चा एंड इनकम बोथ आर माय नॉमिनल अकाउंट। तो रॉयल्टी अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। रॉयल्टी रिसीव्ड नॉमिनल, इट इज इनकम फॉर मी। रॉयल्टी पेड अगेन नॉमिनल बिकॉज इट इज एक्सपेंस फॉर मी। अभी देखो अपना फेवरेट, ये नाम तो हम लोग बहुत बार सुने हैं, रिसीवेबल पेबल। बताओ अभी, चलो अभी मैंने बोलूंगा, क्या लगता है तुमको, रिसीवेबल पेबल? हाँ परफेक्ट, क्या बात है सर, दोनों पेबल रिसीवेबल मतलब पर्सनल। ऐसा किधर भी दिखाई देगा उठा के डाल दो पर्सनल। नेक्स्ट है फिक्स डिपॉजिट। देखो अभी सोच के जवाब दो, मैं तुमको स्टोरी सुनाता हूँ, आप लोग कल ही सोच के जवाब देना। फिक्स डिपॉजिट मतलब मैं आज बैंक में गया, बैंक को बोला बैंक ये 10 लाख रुपया लो, रखो आपके पास, मेरे को 5 साल के बाद देना। आज है 2021, मैंने बैंक को 10 लाख दिया। 2026 में मैं बैंक के पास गया और बैंक को बोला मेरा 10 लाख रुपया वापिस दे। तो बैंक बोलेगा हट इधर से भाग, नहीं दूंगा, ऐसा कुछ बोलेगा बैंक कि मेरे को देगा वो पैसा? अरे बोलो, देगा कि नहीं देगा? अरे देगा ना, मेरा पैसा है। मतलब ये फिक्स डिपॉजिट मतलब कि मैं बैंक में रखता हूँ एंड दिस अमाउंट इज रिसीवेबल इन फ्यूचर। सर ये पैसा मुझे मिलने वाला है, तो इफ इट इज रिसीवेबल इन फ्यूचर then it will be which type of an account, my dear students? It is my personal account. Anything receivable from my personal account. Next, investment. Investment is my asset. Like वो पिछला लेक्चर में था ना, गोल्ड इज एन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज रियल अकाउंट। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई सिंपल पर्सनल अकाउंट, इट इज आर्टिफिशियल पर्सन। लाइव स्टॉक लास्ट लेक्चर में भी सीखा था, मैं बोला था ना मुर्गी उर्गी है मेरे पास, रियल अकाउंट। एंड लास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अगेन पर्सनल अकाउंट। अभी इसमें इंपॉर्टेंट वाला कौन सा है सर? इंपॉर्टेंट वाला जैसे मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आएगा ये देन व्हाट इज रॉयल्टी, फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। तुम्हारे पास बुक है ना, तुम लोग लिख रहे हो ना, तो इसको है ना इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना कि सर ने इसको इंपॉर्टेंट बोला। और देख लो तुम्हारा कॉलेज के एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आएगा, तो तुमको लगेगा कि सर आपने पेपर सेट किया है क्या? मैं पेपर सेट नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे को मालूम है कि एग्जामिनर सेट करने वाला क्या सोच के सेट करेगा, ठीक है। तो इसको मार्क करके रख दो। एंड ऑक्ट्रॉय भी मार्क करके रख देना। ऑक्ट्रॉय मतलब टोल चार्जेस, लिख के रखो, ऑक्ट्रॉय मतलब टोल चार्जेस, तो तुमको पता रहेगा कि वो ऑक्ट्रॉय मतलब टोल रहता है, ठीक है। चलो और 2 सेट है, अपन है ना फटाफट कर देते हैं खत्म आज के लेक्चर में, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ नया सीखेंगे। तो नेक्स्ट सेट तुम्हारे आंखों के सामने, छोटा है अभी सेट्स, ठीक है, फटाफट लिख डालो, चलो जल्दी लिखो क्वेश्चन, ट्राई सॉल्विंग एंड देखो क्या तुमको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थोड़ा लेवल ऊपर जाएगा, ठीक है, बट मजा आएगा। सॉल्व, मैं तुमको 15 मिनट्स का टाइम देता हूं एंड तुम्हारा 15 मिनट्स का टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो लेट्स स्टार्ट, ऑलमोस्ट सभी का हो गया है। तो फर्स्ट आइटम सब्सक्रिप्शन। बहुत लोगों के दिल में आएगा सब्सक्रिप्शन क्या होता है सर? अभी देखो सिंपल है, अभी मेरे घर पे अगर न्यूज़पेपर मेरे को चालू करना है तो न्यूज़पेपर का मेरे को सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है,
कि साल का 1200 रुपया, तो भर दिया मैं अगर, तो मेरे घर पे न्यूज़पेपर चालू होते रहेगा, तो दैट इज सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन इज नथिंग बट इट इज एक्सपेंस फॉर मी। तो अगर वो मेरा एक्सपेंस है तो इट इज नॉमिनल अकाउंट। इसमें ना बहुत सारे नए नए चीज है, ठीक है, जो तुम सीखेगा। तो आई वांट यू ऑल टू प्लीज फोकस एंड अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है, ठीक है। आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनना कि हो क्या रहा है। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन पेएबल। तो यहाँ पर ये वर्ड है पेएबल, एंड ये पेएबल हमने बहुत बार देखा है। कभी भी पेएबल रिसीवेबल दिखा तो आंख बंद करके लिख डालने का पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट है रेलवे साइडिंग। अभी तुम बोलेगा रेलवे साइडिंग क्या है सर, चलो मैं आपको बताता हूँ। सपोज से फॉर एग्जाम्पल मेरा है ना, मेरा एक अम्यूजमेंट पार्क है, इमेजी का मेरा है, तो उसके अंदर है ना मैंने ट्रेन का पटरी डाला है, जिसमें ना ट्रेन जाता है इधर उधर, ठीक है। तो वो जो पटरी है, क्या वो पटरी मेरा प्रॉपर्टी है कि किसी और का प्रॉपर्टी है, बताओ। अगर मेरा प्रॉपर्टी है तो थम्स अप, सर आपका ही प्रॉपर्टी है, इट इज योर प्रॉपर्टी। वो रेल का ट्रैक डाला है मैंने, जिसके ऊपर से ना मेरा गाड़ी जाता है अलग अलग, तो इज इट माई प्रॉपर्टी? अरे इफ यस गिव मी अ थम्स अप। यस सर इट इज योर प्रॉपर्टी। तो इफ इट इज माई प्रॉपर्टी इट इज माई असेट। तो सिंस इट इज माई असेट इट विल बी माई रियल अकाउंट। स्टेशनरी क्या होता है? स्टेशनरी मतलब पेन, पेंसिल, इरेजर, ये जो तुम रखता है, इट इज तुम्हारा डे टू डे बिजनेस का एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस इज नॉमिनल अकाउंट। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, देखो दोनों में फर्क है। स्टेशनरी में खरीदा, जाके एक पेंसिल लेके आया, 2 पेंसिल लेके आया। स्टॉक मतलब मैं बल्क में उठा के लाया, बहुत ज्यादा लाया, ताकि मेरे को आगे भी वो यूज होता रहे। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ऐसा कभी भी आपको वर्ड दिखा ना तो समझ जाने का वो मेरा असेट है। तो असेट है तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी विल बिकम माई रियल अकाउंट। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, देखो ये स्टॉक ऑफ, कुछ भी आ सकता है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ ऑयल, स्टॉक ऑफ कुछ भी। ऐसा स्टॉक ऑफ समथिंग आएगा ना तो हमेशा याद रखो इट इज माई रियल अकाउंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। स्टॉक ऑफ एनीथिंग इज रियल अकाउंट। नेक्स्ट टेलीफोन डिपॉजिट। अभी हम पिछला इसमें सीखे थे डिपॉजिट, ऑल डिपॉजिट्स आर रिफंडेबल, आपको वापस मिलता है। तो टेलीफोन डिपॉजिट आपने दिया है, तो टेलीफोन जब आप वापस करोगे तो उस टाइम पे आपको डिपॉजिट मिल जाता है, तो इट इज रिसीवेबल इन फ्यूचर, तो पर्सनल अकाउंट। ऑडिट फीस फर्स्ट लेक्चर में आया था, ऑडिट फीस इज सीए का फीस, इट इज एक्सपेंस फॉर मी, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट देखो 8th पॉइंट, समथिंग न्यू, डैमेज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी आप बोलोगे सर ये क्या होता है? सपोज हम लोग ने ना एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है, आप मेरे लिए काम करते हो, तो मैं एक कंपनी हूँ, तो मेरे कंपनी में आप लोग को जब एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ, तब उस टाइम पे मैंने आपको एग्रीमेंट साइन किया कि आप लोग अगले 2 साल तक मेरा कंपनी छोड़ के नहीं जा सकते, एंड आप लोग 1 साल में छोड़ के भाग रहे हो। तो अगर आप 1 साल में छोड़ के भाग रहे हो ना, तो मैं आपके ऊपर है ना क्लेम डाल सकता हूँ, आपके ऊपर केस फाइल कर सकता हूँ कि तुम लोग ने जो वो रूल्स है, वो रूल्स को तुमने फॉलो नहीं किया एंड तुमने रूल्स को ब्रीच किया। ब्रीच किया मतलब तुमने वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया बीच में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का तुमको फाइन लग सकता है। तो वो फाइन अगर तुम भर रहे हो, ठीक है, भर रहे हो, तो खर्चा है मेरे लिए, मिल रहा है तो इनकम है मेरे लिए, तो इट इज नॉमिनल अकाउंट फॉर मी। करो या मिलने दो, इट इज नॉमिनल। डैमेज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच मतलब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का सजा। कॉन्ट्रैक्ट अगर तुम तोड़ते हो तो आपको सजा मिलता है। सर ऐसा होता है क्या, मतलब कंपनी में ज्वाइन करेगा तो लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं क्या? 2 साल 3 साल आप किधर जा नहीं सकते? हाँ करते हैं। अभी है ना, उसको बॉन्ड बोलते हैं लोग, बॉन्ड, एक बॉन्ड साइन करते हैं जिसमें लिखा होता है कि अगर हम 2 साल के पहले कंपनी छोड़ के जाएंगे तो हम लोग कंपनी को 2 लाख रुपया देंगे। कंपनी ने देगा, तुम लोग को देना पड़ेगा। तुम बोले ऐसा क्यों सर, ये तो ना इंसाफी हो गया। ना इंसाफी नहीं है, करेक्ट है। करेक्ट क्यों है? क्योंकि जब तुम कंपनी ज्वाइन करते हैं तुमको डायरेक्टली काम पे नहीं लगाते वो लोग तुम लोग को ट्रेनिंग देता है, 2 महीना 3 महीना 4 महीना तुमको ट्रेनिंग देगा, तुमको सिखाएगा। फिर वो सीखने के बाद अगर तुम डायरेक्ट भाग गया दूसरे जगह पे, तो कंपनी का तो नुकसान हुआ ना, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए लोग ट्रेनर्स बुलाते हैं, तो वो ट्रेनर लोग का फीस, तुम्हारा उतना वक्त, जब अगर सपोज 6 मंथ तुम ट्रेनिंग कर रहे हो तो 6 महीने का तुमको पूरा सैलरी दिया जाता है। तो तुमको सैलरी मिल रहा है, तुमको ट्रेनिंग मिल रहा है, तुम काम तो कुछ कर नहीं रहे, तो फिर वो कंपनी का लॉस हो ना, तो कंपनी कॉम्पेंसेट करके लेता है। सबको समझ में आया क्या? डैमेज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है। नेक्स्ट देखो ये 4 आइटम। परचेस, परचेस कर रहे हैं मतलब तुम गुड्स परचेस करते हो, तो गुड्स परचेस करते हो ना, तो इट इज एक्सपेंस फॉर मी। तो ये है ना, फिलहाल के लिए याद रखो, परचेस, परचेस रिटर्न, सेल, सेल्स रिटर्न, चारों नॉमिनल, ठीक है। अभी नेक्स्ट इसमें जब अगर तुम लोग ने, मैं वो वीडियो बताया था गोल्डन रूल्स, उसमें सुना रहेगा ना, तो उसमें शब्द आया रहेगा, ठीक है, आएगा धीरे धीरे। तो परचेज इज परचेज रिटर्न, सेल्स सेल्स रिटर्न, ये सारा का सारा नॉमिनल है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू गुड्स। गुड्स खरीदेगा तो परचेज, इट इज एक्सपेंस फॉर मी। सेल्स, इट इज इनकम फॉर मी,
ठीक है, तो परचेज रिटर्न क्या रहेगा, इट इज रिडक्शन ऑफ एक्सपेंस। तुम बोले सर नहीं समझना, चलो मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। सपोज मैंने कोई चीज खरीदा 10,000 का, तो मुझे कितना पेमेंट करना है, 10,000 करना है। लेकिन वो 10,000 का चीज में 2,000 का चीज मेरे को अच्छा नहीं लगा और मैंने उसको वापिस किया, तो अभी मुझे कितना पे करना पड़ेगा, चेक बॉक्स में डालो जरा, क्या लगता है तुमको। 10,000 का चीज खरीदा, 2,000 का अच्छा नहीं लगा, उसको रिटर्न किया मैं, तो अभी मैं पेमेंट कितना करूँ तो सामने वाले पार्टी को, पेमेंट कितना करना पड़ेगा। 10,000 का चीज लिया, 2,000 रिटर्न किया, तो पेमेंट कितना करना पड़ेगा, 8,000 रुपीज। परफेक्ट आंसर सर, 8,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो देखो ना, मेरा खर्चा कम हुआ ना जब मैं रिटर्न करता हूँ तो इसके लिए रिडक्शन, ये हम डिटेल में ना फ्यूचर लेक्चर में सीखेंगे। फिलहाल के लिए परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, ऑल नॉमिनल। नेक्स्ट है डेमरेज। तुम बोले ये कौन है, नाम ही डेंजर है सर, कौन है डेमरेज। डेमरेज क्या रहता है, अभी सपोज मैं इंडिया में, मैंने ना ऑस्ट्रेलिया से कुछ सामान मंगाया मेरे लिए, और वो शिप से आ रहा है, शिप से आ रहा है, और ऑस्ट्रेलिया से मैंने एक बहुत बड़ा मशीन मंगाया। अभी ऑस्ट्रेलिया से वो मशीन जमीन पे आ चुका है, मतलब पोर्ट में लैंड हो चुका है, ठीक है। अभी वो पोर्ट में से अगर मुझे वो मशीन बाहर निकालना है तो मेरे को पहला थोड़ा टैक्स भरना पड़ता है। अगर आप मशीन खरीद रहे हो तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी भरना पड़ता है, अगर आप बेच रहे हो तो आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी भरना पड़ता है, फाइन। तो अगर सपोज जब मैं मशीन लेता हूँ, तो मैं मशीन बहुत बड़ा है, मेरे पास गोडाउन नहीं है, तो वो गोडाउन है ना पोर्ट में रहता है, तो पोर्ट का गोडाउन वाले को मैं बोलूंगा, गोडाउन वाले सुन, एक काम करिए, मशीन है ना तेरे गोडाउन में रहने दे अगला 15 दिन के लिए, तो मैं तेरे को उसका चार्जेस भर देता हूँ। तो वो बोलते ठीक है भर दे। अभी अगर मैंने गोडाउन में रखा है 15 दिन के लिए, और मैं जा रहा हूँ 30 दिन के बाद, 30th डे में जा रहा हूँ, तो कितना दिन एक्स्ट्रा मैंने उसका गोडाउन यूज किया, 15 डेज। तो 15 डेज का ना मेरे को पैसा भरना पड़ता है, एंड दैट पैसा इज डेमरेज, ठीक है। ताकि मैं डिले किया ना पेमेंट, तो डिले होने के वजह से मेरे को पेमेंट जो देना पड़ता है, दैट इज डेमरेज, एंड डेमरेज इज माय नॉमिनल अकाउंट, इट इज एक्सपेंस फॉर मी। इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, जो भी ड्यूटी तुमको कभी भी आएगा ना, ऑल ड्यूटी इज नॉमिनल। इंपोर्ट ड्यूटी गुड्स लाने का खर्चा, एक्सपोर्ट ड्यूटी गुड्स बेचने का खर्चा, कस्टम ड्यूटी इज इनका पप्पा। तुम बोले ना व्हाट इज पप्पा सर, कस्टम ड्यूटी का ही दो पार्ट होता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। कस्टम ड्यूटी इज मेन हेडिंग, उसका दो हिस्सा इज इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी बोला ना, तो उसके अंदर दोनों ही आ गया। तो कस्टम ड्यूटी इंक्लूड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब गुड्स खरीदने का टाइम पे जो टैक्स भरता है वो, एक्सपोर्ट मतलब गुड्स बेचने का टाइम पे जो टैक्स भरते हो, टैक्स ही टैक्स है, ठीक है। नेक्स्ट है लूज टूल्स, ठीक है, कुछ नया। लूज टूल्स, सर लूज टूल्स क्या होता है। अभी सपोज मेरा ना फैक्ट्री है बहुत बड़ा, उसके अंदर देयर आर 300 मशीन्स जो काम करता है। अभी अगर 300 मशीन मेरे फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो वो मशीन में नट्स रहता है, बोल्ट्स रहता है, कभी भी स्क्रू गिर सकता है। तो नट बोल्ट का ना मैंने बहुत सारा पैकेट ही लाके रखा है, ताकि एक एक नट गिरे तो मैं भागू ना कि अरे नट गिर गया मशीन का नट दे, नहीं। तो वो जो नट बोल्ट सब में जमा करके रखता ना, दोज आर माय लूज टूल्स। तो इट इज पार्ट ऑफ माय असेट। So if it is my asset, then it will be my real account. ठीक है, आगे लॉस बाय थेफ्ट। देखो लॉस, प्रॉफिट, लॉस, ये सब नॉमिनल अकाउंट। स्टॉक इन ट्रेड, अब भी देखो इधर ही सिखा था मैं, स्टॉक 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 इन ट्रेड, रियल अकाउंट, ठीक है। स्टॉक स्टॉक रियल अकाउंट। नेक्स्ट, ये तो कुछ अलग है सर, ठीक है। 10% डिबेंचर, ऐसा लगता है गाली दे रहा है आप, एक गाली नहीं है, ठीक है। अभी डिबेंचर होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ, तुम बहुत बहुत कुछ सीख रहे हैं। देखो अभी सपोज मैं एक कंपनी है, ये कौन है, ये एक कंपनी है, और ये मैं हूं। मेरे पास है ना थोड़ा एक्सेस पैसा है, एंड ये कंपनी को है ना पैसे का जरूरत है, तो मैंने इस कंपनी को है ना लोन दिया, लोन। मैंने क्या दिया, कंपनी को लोन दिया। तो जब एक इंडिविजुअल कंपनी को लोन देता ना, तो उसको बोला जाता है डिबेंचर, ठीक है। तो सर ये 10% क्या चिपका हुआ है, वो 10% मतलब जब आप लोन देते हो तो लोन में आपको इंटरेस्ट भी तो मिलता है, तो ये डिबेंचर पे आपको मिलेगा 10% इंटरेस्ट। अगर मैं इधर बोलूंगा 5% डिबेंचर, तो इसका मतलब उस डिबेंचर पे आपको मिलेगा 5% इंटरेस्ट। अगर मैं बोलूं 20% डिबेंचर, मतलब उस लोन पे आपको मिलेगा 20% इंटरेस्ट। तो ये जो मैंने कंपनी को लोन देके रखा है, ठीक है, मैंने कंपनी को लोन दिया है, ठीक है, तो मेरे लिए इट इज एन इन्वेस्टमेंट। ये पैसा है जो मैंने कंपनी को दिया है, मेरे को फ्यूचर में मिलेगा। लेकिन कंपनी के लिए, ठीक है, कंपनी के लिए क्या है, कंपनी के लिए इट इज अ लायबिलिटी।
लायबिलिटी मतलब ये जो मेरे से लोन लिया ना कंपनी ने, कंपनी को वापिस देना पड़ेगा। तो सर ये 10% डिबेंचर अगर मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ तो इट इज रियल अकाउंट। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ ना तो इट इज रियल अकाउंट। तो यहाँ पर है ना 10% डिबेंचर के बाजू में ब्रैकेट में लिखो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर, सब ब्रैकेट में डाल दो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर, बिकॉज इट इज रियल अकाउंट, इट विल बी कंसिडर्ड एज माई इन्वेस्टमेंट। एक और पॉइंट ऐड करो, 21st के बाद है ना 22nd ऐड करो, 22nd। ये मैं तुमको जो सिखा रहा हूँ ना सब हाई लेवल है। 22nd उधर और एक लिखना 10% डिबेंचर, डिबेंचर अकाउंट ब्रैकेट में डालो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी। सर ऐसा आएगा क्या डेंजर क्वेश्चन? थोड़ा डाउटफुल है बट हम पढ़ के रखते ना, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी। ठीक है, तो कंपनी के हिसाब से क्या रहेगा सर? 10% डिबेंचर कंपनी के लिए क्या है? लायबिलिटी है ना, इट इज पेएबल इन फ्यूचर। तो कंपनी के हिसाब से सिंस इट इज पेएबल इन फ्यूचर इट विल बिकम पर्सनल अकाउंट फॉर कंपनी, इसका आंसर। ठीक है, वेरी इजी, वेरी इंफॉर्मेटिव लेक्चर है, तुमको बहुत कुछ नया सीखने मिलेगा। थोड़ा दिमाग में ना उसको प्रोसेस करने का, वीडियो है सुनो उसको 10-10 बार, करो प्रैक्टिस इसको, क्योंकि यही दिस विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर फर्स्ट यूनिट टेस्ट का पोर्शन। नेक्स्ट है सन्ड्री एक्सपेंस। सन्ड्री मतलब टोटल एक्सपेंसेस। तो टोटल एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस आर माय नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने बहुत कुछ चीज सीखा आज के लेक्चर में। देयर वर मेनी थिंग्स जो हमने सीखा। ये जो खास करके ये जो स्लाइड है ना, इसको मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत सारा नया चीज है, बहुत सारा नया चीज है सर जो हमने ना फर्स्ट टाइम सीखा है। क्लियर है क्या माय डियर स्टूडेंट? सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ठीक है, चलो अभी एक लास्ट स्लाइड है, देख लेते हैं एक बार फटाफट, ओरली कर लेते हैं। चलो तुमको थोड़ा लिखने का काम कम कर देता हूँ, एकदम छोटा सा स्लाइड, छोटा सा स्लाइड है, फटाफट कर देते हैं ओरली, बाद में तुम लिख लेना। ठीक है, ओरली करते हैं। फर्स्ट, अनप्रोडक्टिव वेजेस। आप बोलोगे सर ना व्हाट इज अनप्रोडक्टिव वेजेस? देखो वेजेस में ना, वेजेस मतलब क्या रहता है? मजदूरी जो तुम दिन का देते हैं। तो वेजेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वन इज प्रोडक्टिव एंड अनदर इज अनप्रोडक्टिव। तुम बोले प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव में क्या फर्क है, बताओ सर। चलो मैं बताता हूँ। मेरा फैक्ट्री है, मेरे फैक्ट्री में ना लोग काम करते हैं, मेरा फैक्ट्री में कपड़ा बनता है। तो कुछ लोग है ना जो मशीन पे काम करते हैं, कपड़ा बनाने पे मशीन पे काम करते हैं, एंड कुछ लोग है जो कपड़ा बनने के बाद उसको फोल्ड करते हैं एंड अलग जगह पर रखते हैं। तो मशीन में जो काम करते हैं ना वो लोगों को हम बोलेंगे प्रोडक्टिव वेजेस, मतलब उनको जो पैसा दिया जाएगा, एंड जो सिर्फ फोल्ड करके एक जगह से दूसरे के पर रखने का काम करते हैं उनको बोला जाता है अनप्रोडक्टिव वेजेस। दिस इज जस्ट टू कंफ्यूज यू। बट सर वेजेस क्या है? वेजेस मेरा नॉमिनल अकाउंट है, तो वो प्रोडक्टिव वेजेस हो या वो अनप्रोडक्टिव वेजेस हो, वो मेरा नॉमिनल अकाउंट ही रहेगा। क्योंकि ऐसा अनप्रोडक्टिव डालेगा ना तो जो स्टूडेंट एकदम मस्त पढ़कर नहीं आएगा ना प्रिपरेशन के साथ, तो उनको लगेगा यार क्या है अभी अनप्रोडक्टिव। तो अनप्रोडक्टिव वेजेस इज अ नॉमिनल अकाउंट, सिंपल। पॉइंट नंबर 23, ये लास्ट है, लास्ट सेट। ओके, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो सर प्रॉफिट, इधर वर्ड ही है सर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अगर मुझे हो रहा है तो प्रॉफिट इज माय नॉमिनल अकाउंट। शेयर पहले भी आया था सर, शेयर इज एन इन्वेस्टमेंट, तो ऑल इन्वेस्टमेंट इज रियल अकाउंट। प्रोप्राइटर्स वाइफ अकाउंट, क्या लगता है तुमको कौन सा अकाउंट होगा? चैट बॉक्स में खाली डाल दो प्रोप्राइटर का वाइफ कौन सा अकाउंट है? प्रोप्राइटर का वाइफ अकाउंट। पर्सनल लगता है तो पी लिखो, रियल लगता है तो आर लिखो, नॉमिनल लगता है तो एन लिखो। ठीक है, परफेक्ट, करेक्ट आंसर दे रहे तुम। प्रोप्राइटर्स वाइफ इज अपना पर्सनल अकाउंट, करेक्ट। अरे रियल तू बेच देगा? अरे क्या कर रहा है तू, बेचेगा थोड़ी, अरे इंसान है। प्रोप्राइटर वाइफ मतलब इंसान है ना, ऐसा क्या कर रहा है? ठीक है, नेक्स्ट डिबेंचर। डिबेंचर हमने अभी सीखा, ठीक है पीछे, तो वो याद रखना, इट इज रियल अकाउंट। कुछ नहीं बोला तो रियली लिख के आने का। ब्रोकरेज, फर्स्ट लेक्चर, ब्रोकरेज कमीशन सर वन एंड द सेम, नॉमिनल अकाउंट। सेल्स टैक्स, जितना भी तुमको टैक्स दिखाई देगा, ठीक है, ऑल टैक्स आर माय एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड, अब भी सर इतना बड़ा कथा सुना है वो अथर्व को पकड़ के। तो प्रोविडेंट फंड इज पेएबल ऑन रिटायरमेंट, पर्सनल अकाउंट। रॉयल्टी, जस्ट रिवीजन है, रॉयल्टी नॉमिनल।
अभी आप बोलेगा लीज होल्ड प्रीमाइसिस क्या है सर? चलो लीज होल्ड प्रीमाइसिस के बारे में थोड़ा समझते हैं। लीज होल्ड प्रीमाइसिस क्या है? सपोज मैं है ना, एग्जांपल लेते हैं अपना सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ को पकड़ते हैं हम लोग, ठीक है, तो सिद्धार्थ सिद्धार्थ सिद्धार्थ, हाँ सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ क्या हो गया, सिद्धार्थ है ना एक लड़की से प्यार करने लग गया, और वो लड़की से इसलिए प्यार करने लग गया कि उसको मालूम पड़ा कि वो लड़की के पिताजी के पास है ना बहुत बड़ा बड़ा जमीन है। तो वो सोचा कि मेरे को भी एक जमीन मिल जाए तो मैं उसमें एक बिल्डिंग बांधूंगा। तो सिद्धार्थ ना बेचारा एकदम दुखी हो गया, शादी हो गया उसका, एकदम दुखी हो गया। क्यों मालूम? क्योंकि सिद्धार्थ को जमीन तो मिला, लेकिन वो जमीन के ऊपर मिला उसको एक बहुत बड़ा पहाड़। वो चाह रहा था कि प्लेन जमीन मिले। तो सिद्धार्थ एकदम परेशान हो गया। अब ये पहाड़ के ऊपर घसर गुंडी थोड़ी खेलेगा, वो ऐसा इधर से गिरेगा इधर से गिरेगा, ये सब टाइम पास नहीं कर सकता ना। तो उसको ये पहाड़ अभी तोड़ने का है, एंड वो चाह रहा है कि इसके ऊपर मेरे को बिल्डिंग बांधना है। तो सिद्धार्थ गया अपने दोस्त के पास, एंड सिद्धार्थ का दोस्त है अपना वर्नेश पाटोले, एंड वर्नेश पाटोले है एक बिल्डर, ठीक है। बिल्डर मतलब बॉडी बिल्डर नहीं, बिल्डिंग बांधने वाला बिल्डर। तो वर्नेश पाटोले क्या बोला, वो बोला एक काम कर सिद्धार्थ, तू टेंशन मत ले, मैं तेरा दोस्त हूँ, ठीक है। तो बोला हाँ ठीक है। तो उसने बोला ये पहाड़ को है ना मैं तोड़ दूंगा। तो ये वर्नेश पाटोले ने अपना सब मशीन वशीन लगाया, एंड क्या किया उसने, उसने इस पहाड़ को तोड़ दिया, पहाड़ को तोड़ दिया। तो वर्नेश पाटोले क्या बोला, वर्नेश पाटोले बोला ठीक है देख सिद्धार्थ, मैं है ना पहाड़ तोड़ के तेरे को देता हूँ, एंड मैं पहाड़ के ऊपर है ना अपना जमीन ने सॉरी अपना बिल्डिंग बांधूंगा। तो वर्नेश बोला हाँ चलेगा बांध, ठीक है। तो क्या हो गया, अभी ये जो पहाड़ इसने तोड़ दिया, उसके ऊपर वर्नेश पाटोले ने बनाया एक बिल्डिंग, 4 माले का बिल्डिंग, ठीक है। तुम बोले सर ये तो ऑसवर्ल्ड का वो कार्टून में दिखता है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अरे तुम कार्टून में जाओ मत, बिल्डिंग। अभी मेरा क्वेश्चन इज माय डियर स्टूडेंट कि ये जो जमीन है ये किसका है, एंड ये जो बिल्डिंग है ये किसका है? बताओ मुझे, जमीन किसका है? वर्नेश पाटोले का है कि सिद्धार्थ का है? सिद्धार्थ रहेगा तो एस, वर्नेश रहेगा तो वी। बोलो जमीन किसका है? जमीन, लैंड किसका है? परफेक्ट, लैंड सिद्धार्थ का है सर, लेकिन उसके ऊपर जो बिल्डिंग खड़ा है ना वो वर्नेश का है। तो ऐसा जब सिचुएशन रहता ना तो इसको बोला जाता है लीज होल्ड बिल्डिंग। सर ऐसा सच्ची में होता है क्या? होता है। कौन सा में बेस्ट एग्जांपल, हीरानंदानी। हीरानंदानी पहला ना इट वाज अ जंगल, ठीक है, वो जंगल एरिया था। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो प्रोजेक्ट हीरानंदानी को दिया एट 99 ईयर्स का लीज। लीज मतलब एक तरह का रेंट ही होता है। तो रेंट एंड लीज में फर्क क्या है सर? रेंट मतलब छोटे टाइम के लिए 11 मंथ्स, लेकिन लीज मतलब सालों के लिए। ऐसा मैं तुमको दे दिया ना कि 50 साल तक तू ही चलाएगा इधर, दैट इज लीज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। तो हीरानंदानी को क्या बोला कि तू बिल्डिंग बांध, लेकिन जमीन हमारा रहेगा। उससे गवर्नमेंट का फायदा क्या है? गवर्नमेंट का फायदा ये है कि बिल्डिंग बांधने का इनकम आएगा, बिल्डिंग में रहता है ना स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन। दूसरा फायदा ये है कि सर हीरानंदानी पहला जंगल था, अभी वो जंगल को इतना सॉलिड डेवलपमेंट किया है, अभी तो एकदम हॉटस्पॉट प्रॉपर्टी है मुंबई का। समझ में आ रहा है? तो वो जंगल डेवलप हो गया, लोग आने लग गया, तो गवर्नमेंट को फायदा ही हुआ ना उसमें। इसके लिए देखो उधर पूरा हीरानंदानी ही है, तो ये ऊपर बिल्डिंग हीरानंदानी का है, नीचे का जो रास्ता होता है ना वो पूरा मतलब गवर्नमेंट का है, लीज। तो ऐसा सिचुएशन में इट इज नोन एज लीज होल्ड प्रीमाइस। तो लीज होल्ड प्रीमाइस मतलब ऊपर का बिल्डिंग का बात कर रहा है, दैट इज माय प्रॉपर्टी। तो इट इज माय प्रॉपर्टी, तो इट इज रियल अकाउंट, इट इज माय एसेट। वही अगर स्टोरी उल्टा हो गया, ठीक है, स्टोरी पार्ट 2, दिस इज केस 1, केस 2 लेते हैं। ये सिद्धार्थी है ना बिल्डर है, सिद्धार्थी बिल्डर है, वो बोल रहा है अरे मैं खुद ही है ना उस जमीन पे बिल्डिंग बांधूंगा। तो ये जमीन भी सिद्धार्थ का, ऊपर का बिल्डिंग भी सिद्धार्थ का। ऐसा जब सिचुएशन होता ना तो इसको बोलते हैं फ्री होल्ड बिल्डिंग, उसको बोलते हैं फ्री होल्ड बिल्डिंग। लीज होल्ड हो, फ्री होल्ड हो, दोनों रियल अकाउंट। तो तुमको चाहिए ना तो इधर एक और लिख के रखना एक्स्ट्रा, फ्री होल्ड प्रीमाइसिस। फ्री होल्ड प्रीमाइसिस आने दो एग्जाम में, लीज होल्ड प्रीमाइसिस आने दो एग्जाम में। हमारा आंसर सेम है। क्या आंसर है? इट इज रियल अकाउंट। तो हमने दोनों स्टोरी सीख लिया कि सर जमीन एंड ऊपर का बिल्डिंग दोनों एक ही इंसान करेगा तो फ्री होल्ड, जमीन किसी और का, ऊपर का स्ट्रक्चर किसी और का, तो उसको हम कहते हैं लीज होल्ड। लीज एंड रेंट में क्या फर्क है? लीज मतलब फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, रेंट मतलब फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन, नॉर्मली 11 मंथ्स, ठीक है। फाइनल, ये जो पार्ट है पर्सनल रियल नॉमिनल का फाइनल क्वेश्चन, आरबीआई रिलीफ बॉन्ड। ये बॉन्ड जो भी आएगा ना, ये ऑल आर इन्वेस्टमेंट,
बॉन्ड हो गया, शेयर्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, दीज आर ऑल इन्वेस्टमेंट। तो ये सब इन्वेस्टमेंट है, तो इट इज माय रियल अकाउंट। तो देखो ये सब नाम है जिसमें ना स्टूडेंट्स को लोग डरा सकते हैं। लीज होल्ड प्रीमाइसिस क्या है, चल बता, ठीक है, ब्रोकरेज क्या है, डिबेंचर क्या है, बट हम रेडी है, हमको मालूम है सर क्या है, एग्जाम में आएगा तो हम लोग निकल लेगा। इतना भी तुमने अगर अच्छे से कर लिया ना, तो आई एम 100% श्योर कि तुमको बिल्कुल भी कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगा। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स को सब कुछ समझ में आ गया। अरे समझा क्या? एक थम्स अप तो दो, मेरे को ऐसा सुकून मिलेगा। समझ में आ गया सर? समझा? ओके, चलो ब्रिलियंट। आई होप सबको एकदम क्लियरली समझ में आ गया रहेगा जो भी हमने सीखा, ठीक है। और अगर आपको लगा कि चलो ये वीडियो वाज वेरी यूजफुल, तो आप इसको शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप, ठीक है। एक लाइक जरूर दे देना अगर आपको अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।